वही शिवाय सर आज बायोकेमिस्ट्री की क्लास लेते लेते बहुत सारा मजाक कर रहे थे, लेकिन त्रिशा के चेहरे पर मजाल थी जो एक बार भी हंसी आ जाए। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हुई और बहुत ज़्यादा परेशान भी, क्योंकि उसके अपने मॉम डैड ने उसे इस तरह से विराट सर से कहकर कि उनके घर पर भेजने की तैयारी कर ली है और एक बार भी उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तभी शिवाय जो बड़े प्यार से आवाज़ लगाते हैं, त्रिशा जी, कहाँ है आपका ध्यान? आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा? कहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करवाता हूँ। ये सुनकर के सारे बच्चे हैरान थे कि आखिर शिवाय सर ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक बच्ची के लिए क्या वो पूरे क्लास को नहीं पढ़ाएंगे? तभी त्रिशा कहती है, नहीं सर, वो मैं पढ़ रही हूँ सर, मैं ध्यान दे रही हूँ। उसकी बात को सुनकर वो धीरे से कहते हैं, हाँ अब ध्यान दो चाहे ना दो, तुम्हें तो एक्स्ट्रा ट्यूशन मिलने ही वाला है। उसके बाद से तुम्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कॉलेज में आने की, इतना अच्छे से पढ़ाएगा वो तुम्हें। और ये बात उन्होंने बोली तो थी, लेकिन सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन त्रिशा को तो पता ही था कि शिवाय किस बारे में बात कर सकते हैं इस वक्त, और वो इस बात को सुनकर के फिर से परेशान हो जाती है। अब उसके बाद एक और टीचर आते हैं जो कि फिजियोलॉजी की क्लास लेते हैं, और थोड़ी देर में सबकी छुट्टी हो जाती है। आज रिसर्च में भी थोड़ी देर के लिए भी वो बाहर की तरफ नहीं निकली थी। त्रिशा बस चुपचाप अपने डेस्क पर अपने सर को टिकाए हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, जैसे कि उसे कितनी ज्यादा थकान हो रही हो। लेकिन ये थकान उसके शरीर की नहीं, उसके अपने मन की थी। और आज वो बहुत ही दुखी मन से घर की तरफ पहुंची थी। घर जाने के बाद उसका तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो अंदर जाए, लेकिन दरवाजा खुद ही पहले से उसकी माँ बड़े प्यार से खोल कर रखती है। और जैसे ही दरवाजा खुला था, इस वक्त दो लोग जो कि अंदर बैठकर बातें कर रहे थे, और ये कोई और नहीं थे बल्कि युग और वीर थे। युग और वीर अंदर की तरफ बैठ कर के बातें कर रहे थे, और इस वक्त केशव जी भी अपने काम से जल्द ही लौट आए थे। युग जैसे ही इस वक्त आते हुए त्रिशा को देखता है, वो बहुत ज्यादा निराश लग रही थी। तभी वीर जो कि पहले ही खड़ा हो गया था और उसके सामने आकर कहता है, हेलो त्रिशा, अब हम आपको लेने के लिए आए हैं। त्रिशा पहले तो वीर की तरफ घूरती और फिर बगल में बैठे युग की तरफ, जो कि इस वक्त आराम से अपने हाथ में मछली लेकर के उसे चबाया जा रहा था। लेकिन फिर त्रिशा को देखकर कि वो भी खड़े होते हुए कहता है, एक्चुअली अकेले नहीं, मैं भी लेने आया हूँ। आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? पैकिंग कर लिया है आपने? सुहाना जी खुद कहती हैं, हाँ हाँ पैकिंग तो हो गई है, बस तुम लोग खाना खाओ साथ में, उसके बाद से आराम से जाना। त्रिशा कुछ नहीं कहती। उसने तो हाय हेलो भी कहना जरूरी नहीं समझा था, और वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। तभी वीर जो उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है, शायद मूड ऑफ है इनका। तभी युग जो कहता है, अरे तो कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना, मैं खुश कर दूंगा उन्हें, टेंशन मत लीजिए आप लोग। और जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ खुशी का माहौल तो बना ही रहता है, और होना भी चाहिए। क्यों आंटी जी, आपको नहीं लगता हमेशा इंसान को हंसते रहना चाहिए? उससे इंसान की लंबी उम्र होती है। तभी वीर जो किसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो तू थोड़ा कम ही हंसा कर, लंबी उम्र लेकर के क्या करेगा दूसरों को परेशान करने के अलावा। चुपचाप वो दोनों फिर से बैठ चुके थे और आपस में हंसी टिटोली कर रहे थे। सुहाना जी अंदर की तरफ आते हुए कहती हैं, क्या बात है बेटा, देखो वो दोनों तुम्हें लेने आए हैं। चुपचाप से त्रिशा अपने बेड पर बैठते हुए कहती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ ठीक से बताते क्यों नहीं है? और ये सब क्या चल रहा है? मुझे कोई लेने क्यों आ गया, और ऐसे वो भी बिना मुझसे पूछे? और आपने विराट सर को क्या मैसेज किया? हाँ, सुहाना जी शांति से कहती हैं, बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारा यहाँ रहना इस तरह ठीक नहीं है। तुम्हें तुम्हें अपने ससुराल में रहना होगा बच्चे। ससुराल ना समझ करके बस उसे घर समझ करके रहना। और वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी शादी हुई है विराट से, इस तरह से ये गलत होगा बेटा। सुहाना जी की बात सुनकर त्रिशा कहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या सही और क्या गलत हो रहा है। मेरा तो मेरा तो दम घुट रहा है, मेरा तो अब दम घुट रहा है इन सब में। आप लोग जैसा कहते हो मैं हर बात मान लेती हूँ, मगर आप लोग मेरी कभी कोई फीलिंग्स नहीं समझते हो। आप क्या बोल रही हैं? मैं क्यों जाऊँ उस घर में? मैं आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने ना मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैं सबको बता दूंगी कि मृदुल उस दिन भाग गई थी और उनकी जगह पर मैं बैठ गई थी। और उसके बाद से जो वो लोग का फैसला होगा वही मेरा भी फैसला होगा। मैं उन लोग के साथ नहीं रहने वाली। तभी सुहाना जी कहती हैं, फिलहाल अगर तुमने इस बारे में उन लोग को बताया ना, तो वो लोग तुम्हें अपने घर की बहू ही मना लेंगे। वो लोग बहुत अच्छे इंसान है। मृदुल की किस्मत अच्छी नहीं थी शायद, मगर शायद तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है उस घर का सुख। बेटा मेरी बात समझो, अभी के लिए प्लीज चली जाओ, उन दोनों को इस तरह निराश मत करो। तभी त्रिशा को सोचते हुए कहती है, ओ हाँ, बाहर वो लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं ना, मैं आती हूँ उन लोग को डील करके।
और वो काफी गुस्से में बाहर की तरफ निकली थी, अपने फोन को अपने हाथ में पकड़े हुए, और अपने एप्रन को वह निकाल करके अभी बेड पर रख चुकी थी। सुहाना जी उसे रोकती रह जाती है, लेकिन वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ आते हुए कहती है, आप लोग अपने भाई के पंटर हैं? ये सुनकर के युग और वीर दोनों त्रिशा की तरफ देखे थे। तभी युग कहता है, अरे वाह, क्या स्लैंग है आपकी, मजेदार। वैसे पंटर तो नहीं है, लेकिन उनका नौकर से कम मत समझिए आप हमको। क्या करें, उनकी हर बात माननी पड़ती है, वरना वो इतना डांटते हैं, इतना डांटते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी आंखों से ऐसे घूरते हैं ना, जैसे कि खा जाएंगे हमें। लेकिन आपको लेने तो हम अपनी मर्जी से आए जी। अब इतनी प्यारी सी हैं आप तो। अब तभी वीर जो कहता है, नहीं, वो मॉम ने कहा था आपको ले आने के लिए, इस वजह से हमारे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तभी त्रिशा कहती है, नहीं, दिक्कत क्यों होगी, जब मेरे मॉम ने बात कर लिया, आपकी मॉम ने बात कर लिया। अब जिसे जाना है उससे तो कुछ पूछना जरूरी नहीं होता है ना? मुझे तो अभी पता चल रहा है कि मुझे आप लोग के साथ जाना है। तभी युग कहता है, हाँ, अभी पता चला। ओ, मेरे पास अगर नंबर होता ना आपका, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता। आप अपना नंबर दे दो जी मुझे, उसके बाद देखना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं ना वक्त से पहले दे दिया करूंगा। त्रिशा जो कि पहले तो युग को घूरती और फिर वीर की तरफ देखकर कहती है, आप तो थोड़े दिमागदार लगते हैं। क्या लगता है आपको कि अभी मुझे इस तरह से आपके साथ चलना चाहिए? और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी कौन सी पढ़ाई जो उस घर में जाकर के हो पाएगी। मैं यहाँ से भी पढ़ाई कर लूंगी। तभी वो कहता है, अरे पढ़ाई नहीं, पर वहां पर इतने सारे लोग हैं, और वैसे भी मृदुल भाभी तो अब हमारे साथ है नहीं। वो तो शायद भाई के जुल्म को सह नहीं पाई होंगी, इसलिए निकल गई होंगी। तभी ये बात जैसे ही सुहाना जी और केशव जी ने सुना था, सबके सब हैरान थे कि आखिर मृदुल को इन दोनों ने दोष नहीं दिया। और अब वो वीर के बारे में पूछना चाह रही थी कि आखिर इनका क्या ओपिनियन है। सुहाना जी कहती हैं, पर मृदुल की तो गलती थी ना, हमें माफ। जैसे अभी वो अपना हाथ जोड़ने वाली होती है, तभी तुरंत ही वीर खड़ा होता है और उनके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं आंटी? आप इस तरह से हमें शर्मिंदा कर रही हैं। गलती तो हमारी है, पहले दिन ही हम उन्हें ठीक तरीके से। लेकिन आप परेशान मत होइए, भाई के आदमी लगे हुए हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वो जल्द ढूंढ निकालेंगे मृदुल भाभी को, और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। और आपकी जिम्मेदारी को हम लोगों ने एक दिन भी ठीक से नहीं संभाल कर रखा, इससे तो हमारा सिर नीचे होगा ना। आप अपना हाथ मत जोड़िए, आपने तो खुशी खुशी अपनी लड़की हमें दे दी थी। पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, पर आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब वो हमारे घर की बेटी बन चुके हैं, हमारी भाभी हैं, और मेरे मॉम डैड की बेटी से कम नहीं। वो लोग भी बहुत परेशान हैं मृदुल जी के लिए। तभी वो कहता है, हाँ वही तो, और हम लोग अकेले क्यों परेशान हो? अच्छा होगा ना कि उनकी बहन हमारे साथ रहेंगी, कम से कम ऐसा लगेगा कि मृदुल भाभी हमारे साथ है ना? वीर जो युग की तरफ देखकर शांत रहने का इशारा कर दिया था, और फिर त्रिशा से कहता है, आपकी मर्जी है, हम आपको फोर्स करके यहाँ से नहीं ले जाना चाहते। वो तो आंटी से भी हमारी बात हुई थी, और मॉम ने भी हमें ऑर्डर दिया, तो बस हम लेने आ गए आपको। त्रिशा जो वीर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात को भी कोई समझने के लिए तैयार है इस दुनिया में। थैंक यू। और अभी आप जा सकते हैं। जैसे ही त्रिशा ये बोलकर कि वहां से जाने वाली होती है, तभी युग भाग जो भागते भागते उसके सामने जाकर के रुकते हुए कहता है, एक मिनट त्रिशा जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे साथ चलिए ना, वहां पर हम बहुत मस्ती करेंगे। त्रिशा जो कि युग को घूरते हुए कहती है, मस्ती के अलावा कुछ और नहीं सोचता आपको? और वैसे भी अब तो आपकी उम्र बड़ी हो गई है, मस्ती करना छोड़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और ये बोलकर वो अंदर की तरफ जाने लगी थी। तभी युग फिर से पीछे आते हुए काफी जल्दी जल्दी कहता है, अगर ऐसा हमने नहीं किया ना, तो अविराज जी हमें बहुत डांटेंगे। अगर आपको लगता है हम आपको अपने साथ नहीं लेकर गए, तो अविराज भाई हमें बहुत डांटेंगे। सच कहें तो मॉम का नहीं, बल्कि उन्हीं का ऑर्डर था, तभी तो मॉम ने हमें कहा कि आपको लेकर आए। अगर उनकी मर्जी हमने नहीं मानी, तो हमें बहुत डांट पड़ेगी सच में, और उनकी डांट बहुत खतरनाक होती है। प्लीज ना त्रिशा जी, मान जाइए। तभी त्रिशा जो की थोड़ी तेज आवाज में कहती है, तो एक काम करिए ना, उन्हीं रूथलेस इंसान को कहिए कि आए, और यहां से हिम्मत है तो मुझे लेकर जाए। मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ। वीर समझ चुका था कि जरूर अविराज और इनमें कुछ तो ऐसी लड़ाई भिड़ाई चल रही है जिससे त्रिशा बहुत ज्यादा परेशान है। और होती भी क्यों ना, अब सबको थोड़ी ना अविराज बर्दाश्त हो पाते थे। पहले ही मृदुल वहां से भाग चुके थे, और अब त्रिशा वहां क्यों ही जाना चाहेगी। वीर को भी बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर अचानक से विराज, उसका अपना भाई, इतना क्यों फोर्स कर रहा है इस लड़की को अपने घर ले आने के लिए। लेकिन फिर उसने ये बात फोन करके अविराज तक पहुंचा दी थी। इस वक्त वो अपनी मीटिंग में थे, लेकिन ये आवाज दानिश तक पहुंच जाती है।
जैसे ही मीटिंग ओवर हुई थी वो अपने कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर की तरफ निकल रहे थे और तभी उनके कानों में दानिश की आवाज़ पड़ती है, सर वो भाभी जी आने के लिए तैयार नहीं है। अविराज जो कि बस इतना सुने थे और उनके कदम अपनी जगह पर रुक चुके थे, बोर्ड के बटन को खोलते और फिर अपने गॉगल्स को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो ठीक है फिर, प्यार से नहीं मानना आता है तो जबरदस्ती ही सही। दानिश उनके पीछे पीछे लग चुका था और सारे फाइल्स को एक स्टाफ को देते हुए कहता है, इसे संभाल करके सर के केबिन के काउंटर में डाल देना। और वो उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, पर सर ये तो गलत है ना। आई मीन आप जो कर रहे हैं वो तो हमेशा सही होता है, पर इतना फोर्स क्यों करना, बेचारी को परेशान हो जाएगी वो। अविराज दानिश की तरफ बिना मुड़े ही कहते हैं, बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें अपनी साली की। वैसे तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेरे साथ नहीं रही तो तुम्हारी भी शादी नहीं हो पाएगी मृदुल के साथ। बात समझ में आ रही है? दानिश जैसे ही सुना था वो और ज्यादा स्पीड में चलते हुए कहता है, सर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम उन्हें पकड़ कर लेकर आएंगे। ऐसे कैसे नहीं आएंगे भाभी जी, आपकी हैं, आपके साथ ही रहना चाहिए उन्हें। अविराज उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ये टोन आइंदा से मेरी वाइफ के लिए यूज मत कर देना, फेंक दूंगा उठा करके। और वो अब गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे। ड्राइव आज वो खुद करने वाले थे। दानिश उन्हें रोकता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अविराज का गुस्सा शायद अभी तक उनके सर से नीचे नहीं उतरा था। आज जो भी कुछ क्लास में हुआ था, ऊपर से आज क्लास में त्रिशा का ध्यान भी नहीं था और पढ़ाई को लेकर के वाकई वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। और आज सुबह जिस तरह से त्रिशा ने बार बार उनको डिसअपॉइंट किया था, गुस्सा तो पहले से उनके दिमाग में भरा पड़ा था। फाइनली अब वो खुद ही उस घर में पहुंच चुके थे। अभी भी वीर और युग वहां से निकले भी नहीं थे, लेकिन अभी वो लोग बस खाना खाकर के निकलने ही वाले थे। त्रिशा अभी भी चुपचाप अपने रूम में थी। उससे पहले ही अविराज के साथ दानिश, जो कि उसी घर में एंटर होता है। लेकिन अभी जैसे ही दानिश और अविराज अंदर की तरफ जा पाते, उससे पहले अविराज और दानिश की तरफ देखकर कहते हैं, गुंडे मवाली अंदर नहीं जाते, बाहर ही रहो तुम। यह सुनकर के दानिश जो मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा अब ये भी इस तरह का लैंग्वेज यूज करने लगे मेरे साथ। गजब हाल है। वैसे भी मेरे ससुर जी और मेरे सास जी तो हमें भाव देती नहीं है, और ये भी अब ऐसे बोल रहा है। खुद ही तो बनाया जो बनाया मुझे, डेंजरस। हाँ मैं डेंजरस तो हूँ वैसे। और ये बोलकर कि वो खुद ही खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अविराज जैसे ही अंदर की तरफ आए थे, युग और वीर दोनों ने अपने स्पून को अपने मुंह तक ले ही अभी जाने वाले थे, उससे पहले ही वो नीचे की तरफ प्लेट में उसे रखते और जल्दी से खड़े होते हुए कहते हैं, भाई आप। यू भी घबराते हुए जल्दी से खड़े होता है और फिर पानी पीते हुए कहता है, आप यहाँ क्या करें भाई, हम बस लेकर आने के लिए सोच रहे थे। उससे पहले अविराज जो कि पहले युग को देखते हैं और फिर वीर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या मैटर है, क्या वो आने के लिए रेडी नहीं है? पीछे से सुहाना जी कहती हैं, आप ही समझाइए ना, पता नहीं क्यों वो परेशान है, जाने के लिए नहीं मान रही है वो, अगर आप कहेंगे तो। अविराज जो अपना सर हाँ मिलाते हुए तुरंत ही उसके कमरे की तरफ चले गए थे और सुहाना जी ने भी उन्हें अपनी आंखों से परमिशन दे दिया था। दरवाजा उन्होंने काफी झटके से खोला था, जहां अंदर इस वक्त त्रिशा कहीं नजर नहीं आती, जिसे वो काफी तेज आवाज लगाते हुए कहते हैं, बाहर आओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं और मुझे वेट करने की आदत नहीं है। तभी अंदर से आवाज आती है, वेट ही करिए, मैं नहा रही हूँ, बीच में नहीं आऊंगी। उसकी आवाज का भी टोन कुछ ज्यादा ही अलग था और आज वो विराज से डर नहीं रही थी, बस बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी, जैसे कि अगर उसका बस चले तो विराज के साथ वो आज क्या ही कर दे। और फाइनली अब वो बाथरूम से बाहर की तरफ निकलती है। गीले बाल, वाइट कुर्ती और नीचे लॉन्ग स्कर्ट। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी, लेकिन उसके साथ ही उसके चेहरे जो कि गुस्से से लाल हो रखे थे, वो बिना उनको भाव दिए हुए आराम से अपने बालों को पोंछे जा रही थी और शीशे के सामने आकर खड़े होते हुए कहती है, क्या काम है, और वैसे भी बिना मुझसे परमिशन लिए अंदर कैसे आ गए आप? अविराज जो अभी भी यूं ही खड़े थे और उसके ठीक पीछे आकर खड़े होते हुए कहते हैं, तुम्हारे मॉम से परमिशन ली थी मैंने, और वैसे भी तुम्हारे रूम में आने के लिए मुझे अब परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। वैसे जो उन्होंने ये बोला था, त्रिशा को तुरंत ही शादी वाली बात याद आ जाती है और फिर वो धीरे से कहती है, क्या इन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया ना, मम्मी ने कुछ बता तो नहीं दिया? वैसे भी मेरी मॉम के पेट में तो कोई बात पचती भी नहीं है। अभी वो दूसरी दुनिया में गुम हो ही पाती, उससे पहले उसके सर पर धीरे से विराज का हाथ पड़ता है और फिर वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम मेरे साथ चल रही हो, पैकिंग करो और तुरंत चलो। खुद के ड्रेस को देखते हुए त्रिशा हंसते हुए कहती है, आपको लगता है कि मैं चलने की हालत में हूँ और मैं इस हालत में आपके घर जाऊंगी? वैसे भी अगर मेरा मन ना करे ना तो मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता है, तो खामखा आप ये कोशिश करके सिर्फ अपने इंसल्ट ही करवाएंगे मिस्टर प्रोफेसर जी। और ये बोलते हुए
वो आराम से जाकर के अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठती और फिर धीरे धीरे करके अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाना शुरू कर दी थी। उसकी इन हरकतों को देख करके अविराज को वैसे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसका हेयर ड्रायर ले और वहीं जमीन पर पटके और उसके हाथ को पकड़ करके जोर से अपने साथों से खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाए। लेकिन फिर वो खुद के गुस्से को शांत करते हैं और अपने इमेजिनेशन को खत्म करते हुए कहते हैं, तृषा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो, चल रही हो तुम मेरे साथ। तृषा जो गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, और क्यों चलूं मैं आपके साथ? और ये कौन सी पढ़ाई है जो मुझे आपके घर जाकर करनी पड़ेगी? देखिए मिस्टर प्रोफेसर, अब आप हद पार कर रहे हैं। और ये बात उसने अपनी एक उंगली दिखाते हुए ने कहा था। उनके चेहरे की तरफ कोई इस तरह अपनी उंगली पॉइंट करे, मानना पड़ेगा इस लड़की में गट्स तो है, और ये उनका खुद का दिल कह रहा था। और फिर खुद के दिमागों से और फिर उनके दिल और दिमाग के बीच थोड़ी थोड़ी जंग छिड़ने लगी थी। क्या करूं मैं इस लड़की का? मन तो करे उठा कर लेकर जाऊं। तभी उनका दिल बड़े प्यार से कहता है, नहीं नहीं, कितनी प्यारी सी है, देखो ना, गुस्से में भी कितनी छोटी बच्ची लग रही है, उठाकर ले जाना ज्यादा जाती नहीं हो जाएगी इसके साथ? जाने दो विराज, प्यार से समझाओ इसे। लेकिन उनका दिमाग जो कि उनको ऑर्डर देते हुए कहता है, नो वे, कैसे, ऐसे कैसे कर सकती है? हिम्मत तो देखो, उंगली दिखा रही है, वो भी मुझे। हाँ, विराज को उंगली दिखा रही है, इसकी तो मैं उंगली के साथ साथ इसके सारे शरीर की हड्डियां तोड़ दूंगा। लेकिन फिर उनका दिल जो कहता है, ओए हड्डी मत तोड़ना। अरे यार, तुम्हें तो पता है ना, वाइफ है तुम्हारी, हड्डी तोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, दिन भर लेकर ढोना पड़ेगा। अविराज जो कि पहले अपने दिमाग को दे अविराज जो कि पहले अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले अपने दिमाग को चुप करते हैं। शट द फक अप, तुम लोग की लड़ाई बाद में भी हो सकती है, फिलहाल मुझे फोकस करने दो। और वो त्रिशा की तरफ देख करके धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम मानोगी या नहीं? त्रिशा अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, अगर आपकी हिम्मत है तो मनवा लीजिए मुझसे, पर मैं तो यहाँ से जाने उससे पहले ही अविराज जो कि उसके पैरों को अपने हाथों में जकड़ते हैं और फिर उसे अपने कंधे पर उठाते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, मत मानो, ऐसे ही चलो। ये जैसे ही त्रिशा को महसूस हुआ था कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है, वो जल्दी जल्दी अपने पैरों को झटकते हुए अपने हाथों को उनके पीठ पर लगातार पंच बनाकर मारी जा रही थी और चिल्लाते हुए कहती है, मैं आपके बाल नोच लूंगी, ऐसे कैसे कर सकते हैं, समान नहीं हूं मैं, बुरा दिख रही हूँ कि उठा लिया मुझे। अविराज को वैसे तो उसके छोटे छोटे हाथों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन उसकी आवाज उन्हें बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। वो अब उसे प्रॉपरली अपने दोनों हाथों में उठा चुके थे, बिल्कुल ब्राइडल पोजीशन में, और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, क्या चाहते हो? अच्छा लगेगा ससुर जी और सास जी के सामने आपको इस तरह से लेकर जाऊंगा? वैसे उन्हें तो इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम देख लो अपना, तुम ज्यादा एम्बैरस नहीं हो जाओगी? जैसे ही त्रिशा ने ये सुना था वो अपनी नाक से घूरती और फिर अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है, ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, इतना प्यार से ब्लैकमेल कौन करता है? मैं चल रही हूँ, नीचे उतारिए। और फिर वो नीचे उतरती और फिर ठीक तरीके से खड़े होते हुए अपने कपड़े को लेकर के मुंह बनाते हुए बाथरूम के अंदर भाग गई थी ताकि वो उसे चेंज कर पाए। उसका रूम बहुत ही छोटा और बहुत ही ज्यादा प्यारा था, लेकिन हाँ, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखी गई थी, हर चीज नीट एंड क्लीन, और छोटे ही एरिया में वो जगह बहुत ज्यादा एस्थेटिक लुक दे रही थी। थोड़ा देर उसकी पसंद को अविराज बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे कि आखिर इस लड़की को किस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, और एक चीज़ उन्होंने ध्यान दी थी कि इस लड़की को ग्रीनरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके साथ और पूरे कमरे की थीम जो कि बेबी पिंक और क्रीम कलर के मिक्सअप में थी। जैसे ही वो थोड़ी देर बाद बाहर की तरफ निकलती है, उसने अभी भी बहुत सिंपल ही कपड़ा पहन रखा था, नॉर्मल सी कुर्ती और नीचे जीन्स, दैट्स इट। और यूं ही अपने बाल को भी वो उनके सामने जुड़ा बना पाती उससे पहले ही अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, बाल खुले रखो, अच्छे लगते हैं। आज वो खुले बालों के साथ कॉलेज में भी गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में वो अपने बाल बांध ही नहीं पाई थी। अविराज की बातों को सुनकर कि वो अपनी एक भाव में चढ़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जिस भी वजह से हो रहा है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई तरीका नहीं है। जिस घर में मेरी मेरी दीदी एक दिन टिक नहीं पाई, वहां पर मेरा जाना वहां पर मेरा जाना बिल्कुल भी मुनासिब। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, अगर अपनी दी को सेफ चाहती हो तो चुपचाप से चलो मेरे साथ। जैसे ही उसने इतना सुना था, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी त्रिशा इस बात को सुनने के लिए, और उसका दिमाग कुछ भी समझ नहीं पाता, पूरी तरह से हैंग कर गया था। वो अपने गर्दन को टिल्ट करके अविराज की तरफ देख ही रही थी, तभी सुहाना जी कहती है, हो गए क्या तैयार जाने के लिए ये? जैसे ही वो अंदर की तरफ आई थी, धीरे से अविराज अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, नारम जी, तैयार हो गई आप?
त्रिशा अपना मुंह बना करके जबरदस्ती का सिर हाँ में तो हिलाई थी, लेकिन अभी भी वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को इस तरह से बना रही थी कि आखिर वो समझने की कोशिश कर रही हो इस इंसान को। अब विराज उसके समझ से बहुत ज्यादा बाहर हो रहे थे। और दी के बारे में क्या वो वाकई जानते हैं? और अगर वो दी के बारे में जानते हैं, इसका मतलब कि त्रिशा का भी सचिन को पता ही होगा। और ये सारी बातें अब उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। वो बहुत ज्यादा शांत लग रही थी। अभी वो अपने बैग को रोल करते हुए नीचे की तरफ ले आती, उससे पहले ही युग उसके बैग को पकड़ते हुए कहते हैं, जब मैं हूं आपके पास तो फिर आपको बैग उठाने की क्या जरूरत है? आप रहने दो, आप बस चलो आराम से। और मैं बहुत खुश हूँ आप चल रही हमारे साथ, वहां पर हम बहुत सारी मस्तियां करेंगे। और तभी अविराज जो कि युग की तरफ देखते हुए कहते हैं, जल्दी जाओ और गाड़ी में बैग रखो और तुम लोग निकलो यहाँ से। वीर जो कि अविराज की तरफ देखते और फिर शांति से अपने सर को बस हाँ में हिला दिया था और सबका पैर छूते हुए आशीर्वाद लेकर के वहां से बाहर निकल जाता है। अविराज भी अभी जैसे मुड़ पाते सुहाना जी की तरफ, सुहाना जी उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, वैसे मुझे बस थोड़ा बहुत बात करने दीजिएगा त्रिशा से। वो क्या है ना कि आदत है उसको मेरे साथ बातें करने की, सुबह और शाम में। और हाँ, उसे उठाने के लिए। तभी त्रिशा कहती है, उसके लिए परेशान मत होइए, इतने खौफनाक इंसान के साथ नींद किसको आती है? और फिर वो अपने डैड का पैर छूती और फिर अपनी मॉम का और फिर दादी को गले लगाते हुए कहती है, जा रही हूँ, पर आप अपनी दवाई ठीक से खाते रहेगा और अगर जरा भी दिक्कत हुई ना तो मुझे कॉल करेगा, नंबर तो है ना आपके पास? उनकी दादी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, अरे जाओ भी, तुम ही तो हो जो हमको सोने नहीं देती हो, कचर कचर पचर पचर करके दिमाग एकदम से हमारा। अरे बाप रे बाप, जाओ बेटा जाओ, घर में थोड़ी शांति तो रहेगी कम से कम। अविराज जो कि उनकी दादी की बात सुनते हैं और फिर धीरे से उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, फीलिंग सो सैड फॉर यू, तुम्हारे जाने से कोई भी दुखी नहीं हो रहा यहाँ पर। इतना परेशान करके रखा है अपने परिवार वालों को, बेचारे। त्रिशा जो कि सबसे पहले तो उनके उस हाथ की तरफ देखती है जो कि उसके कंधे पर बड़े हक से रखा हुआ था और फिर झटके से उसे हटाते हुए कहती है, दूर रहिए मुझसे, समझे प्रोफेसर जी। और ये बोलकर वो खुद ही गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी, लेकिन पीछे तभी दानिश भी आराम से पैसेंजर सीट पर आकर के बैठ चुका था, जिसे अभी तक तो त्रिशा ने देखा भी नहीं था ठीक से। जैसे विराज उसे पैसेंजर सीट पर नोटिस करते हैं, वो विंडो से अंदर की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे नीचे करो। उन्होंने इशारे से ये कहा था। तुरंत ही विंडो वो नीचे करते हुए कहता है, हाँ सर बोलिए। अब विराज अपनी एक भवें चढ़ाते हुए कहते हैं, एक काम करो, तुम मुझे हायर कर लो, मुझे ड्राइवर बना लो अपना। दानिश ये सुनकर कहता है, नहीं सर, आपकी पेमेंट बहुत ज़्यादा होगी सर, मैं कहाँ करोड़ों में आपको पे कर पाऊंगा, वो भी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइविंग के लिए। तभी इस बात पर वो दानिश को घूरते हुए कहते हैं, तो जब मैंने तुम्हें हायर किया है तो तुम्हें ड्राइव करना चाहिए या फिर मुझे? दानिश तुरंत इस बात को समझते हुए कहता है, ओ ओ सॉरी सर। और वो अंदर ही अंदर अपने सीट को एक्सचेंज करते हुए अब ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ चुका था। और इस वक्त त्रिशा जो कि और अविराज जो आकर के त्रिशा के ठीक बगल में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ युग और वीर भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा चुके थे अपने मेंशन के लिए, और उसी तरफ अब अविराज की भी गाड़ी निकल पड़ती है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा और कैसे रहने वाली है त्रिशा अविराज के साथ उसके घर में।